स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे अपना अगला चैप्टर जो कि है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे वैसे होते क्या हैं? रेशे हम कह सकते हैं कि एक किस्म के धागे। अब धागे जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। और कृत्रिम कौन से होते हैं? जिन्हें इंसान बनाता है। अब प्राकृतिक जो रेशे होते हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? वो जो है वो फसलों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आपकी कपास की फसल हो गई, ठीक है, भेड़ों से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। और जूट हो गया आपका, इनसे जो आपके प्राकृतिक रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और कृत्रिम रेशे जो वो इंसान बनाता है, वो प्राकृतिक रेशों का इस्तेमाल करके बना सकता है और लैब के अंदर जो वो कृत्रिम चीज़ों से भी बना सकता है। इसके अंदर देखो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे जो वो कपास, ऊन, रेशम का कीड़ा होता है वो रेशम प्रदान करता है। तो ये आपके प्राकृतिक स्रोत हैं। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे आगे देखो दिखा रखा है, मनुष्य द्वारा बनाए गए रेशों क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे या फिर मानव निर्मित रेशे। ठीक है, फिर आपका आता है संश्लेषित रेशे होते क्या हैं? संश्लेषित रेशे होते हैं जिस तरह से इसमें नीचे दिखा रखा है, जिस तरह हम माला बनाते हैं, एक एक वन का जोड़कर जो है वो पूरी माला बनती है। उसी तरह एक एक धागा जोड़ के जो है क्या बनता है? आपका पूरा कोई भी कपड़ा बनता है। तो जो उसकी इकाई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे। धागों को भी हम संश्लेषित रेशे कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी एक डेफिनेशन और बनती है इसके अंदर। वो क्या है कि छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? पॉलीमर। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। फिर आपका आता है संश्लेषित रेशों के प्रकार। मतलब संश्लेषित रेशे जो वो कितने प्रकार के होते हैं। और बहुलक जो है इसमें ऊपर दिखा रखा है आपका, देखो बहुलक जो है वो प्रकृति के अंदर भी पाया जाता है। ये सिर्फ कृत्रिम रेशों के अंदर नहीं पाया जाता है बल्कि प्रकृति के अंदर पाया जाता है। कपास एक बहुलक है और इसे सेल्यूलोज भी कहा जाता है। सेल्यूलोज किससे बनता है? आपका ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। फिर आपका आता है संश्लेषित रेशों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं संश्लेषित रेशे? पहला इसमें दिखा रखा है रेयान। रेयान ये आपका रेयान। ठीक है, रेयान कहाँ से प्राप्त होता है या फिर इसका जन्म कैसे हुआ, ये हमें कैसे मिला? रेयान जो होता है वो रेशम के कीड़े द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। इसकी खोज कहाँ हुई थी? चीन के अंदर हुई थी इसकी खोज। और इसे जो है काफ़ी लंबे समय तक गोपनीय रखा गया था। चीन ने जो है इसको बहुत गोपनीय रखा क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता तो वो भी रेशम के कपड़े बनाने शुरू कर देते। ठीक है, फिर चीन का व्यापार जो वो रुक जाता, इसलिए इसको गोपनीय रखा गया। रेयान संश्लेषित रेशे से जो है बहुत ही सुंदर बनावट आती है। इस कारण वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि इसके समान जो है कोई और जो है अपना रेशा बनाया जाए जिसके अंदर रेशम के जैसे ही समान गुण हो। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के अंदर जो है उन्होंने प्रयोग करने स्टार्ट किए और उसमें सफलता प्राप्त की। तो उन्होंने जो है कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार करके जो है एक रेशा तैयार किया जिसका नाम क्या रखा? रेयान। रेयान एक कृत्रिम रेशा होता है लेकिन इसमें कच्चा माल किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्राकृतिक कास्ट लुगदी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर जो है बिल्कुल जो रेशम के जैसे ही गुण होते हैं। यह आपका रेशम से सस्ता पड़ता है। एक तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि
कृत्रिम बनाने का। यह जो है रेशम से सस्ता पड़ता है और इसे रेशम के समान ही बुना जा सकता है। रेशम के समान इसके कपड़े बनाए जा सकते हैं और इसके कई अलग अलग रंगों में भी आपका जो है रंगा जा सकता है या डाला जा सकता है। रेयान को जो है कपास के साथ अगर मिलाया जाए तो उससे क्या बनाई जाती है आपकी चादरें। ठीक, रेयान को कपास के साथ मिला के चादरें बनाई जाती है। ठीक है, और हम इससे जो कालीन या गलीचा भी बना सकते हैं। ये इसमें दिखा रखा है नीचे रेयान द्वारा निर्मित वस्तुओं का चित्र। ठीक है, फिर आपका आता है अगला, क्या है अगला रेशा कौन सा है, नायलॉन। नायलॉन कैसा होता है या किस तरह से बना उसके बारे में हम देखते हैं। ये आपका मानव निर्मित रेशा है, मतलब ये एक कृत्रिम रेशा है और इसे 1931 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1931 में। इसके अंदर किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल की जो है आवश्यकता नहीं होती, या फिर ये बिना प्राकृतिक कच्चे माल के जो है बनाया जाता है। ये पूरी तरीके से जो आपका क्या होता है, कृत्रिम होता है। ये आपका नायलॉन जो होता है प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। मतलब नायलॉन का रेशा होता है बहुत ही मजबूत होता है, ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला होता है, बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, यह चमकीला होता है और धुलने में सुगम होता है। एग्जाम के अंदर जो आपका प्रश्न कैसे आ सकता है, संश्लेषित रेशों के प्रकार बताइए, या फिर रेयान के बारे में बताइए, या फिर नायलॉन के बारे में बताइए, या फिर इनमें जो है सबसे अच्छा रेशा कौन सा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से करो। अब नायलॉन जो है इसके अंदर क्या खूबियाँ थी। नायलॉन जो होता है वो इतना प्रबल होता है, मतलब इतना मजबूत होता है कि इससे हम क्या बना सकते हैं, पैराशूट बना सकते हैं और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ बना सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके लोहे के तार इतना जो है वो मजबूत होता है। इससे हम जुराबे बना सकते हैं, रस्से बना सकते हैं, तंबू बना सकते हैं और दांत साफ करने का ब्रश बना सकते हैं, कारों की सीट के पट्टे बना सकते हैं। ठीक है, और स्लीपिंग बैग बना सकते हैं जिसे चैन थैला कहते हैं, पर्दे बना सकते हैं, पैराशूट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जिस तरह ये देखो क्वेश्चन इसमें नीचे दिखा रखा है, क्या नायलॉन के रेशे का सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं। तो हम इसका जवाब देंगे हाँ। ये इसमें दिखा रखा है जो आपका पैराशूट और ये जो आपके पर्वतों पर चढ़ने के लिए रस्सी हम बना सकते हैं, नायलॉन रस्सियों का उपयोग दिखा रखा है इसमें। ठीक है, फिर ये इसमें आपका क्रियाकलाप दे रखा है। फिर आपका तीसरा आपका आता है वो क्या है, पॉलीएस्टर और एक्रिलिन। हम इस रेशे के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीएस्टर क्या होता है, यह भी एक संश्लेषित रेशा है और इस रेशे के अंदर क्या खास बात है कि इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ये इस कपड़े में सिलवटें नहीं पड़ती, इस कारण जो ये सरलतापूर्वक धुल जाता है और यह वस्त्र जो है सामग्री हेतु उपयोगी पदार्थ है। फिर आपका सुंदर पॉलिएस्टर की कमीजें बना सकते हैं, परिधान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, टेरिलिन जो है एक इसका मतलब पॉलिएस्टर का ही पार्ट है। तो टेरिलिन जो एक क्या है, लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ठीक है, इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। पॉलिएस्टर को बहुत पतले जो है धागे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और फिर इसे किसी तंतु के समान जो बुना जा सकता है, इससे और जो कपड़े वगैरह बनाए जा सकते हैं। फिर आपका आता है एक पैट नाम का जो सुप्रसिद्ध प्रकार का पॉलिएस्टर होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है भी कोई दो पॉलिएस्टर के नाम बताओ, तो आप इसके अंदर आप लिख सकते हो टेरिलिन और पैट। ठीक है, और हम पॉलिएस्टर का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में, तार बनाने में। ठीक है, तो इसके कुछ उपयोग लिखे हुए हैं जो आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आता है एक्रिलिन। एक्रिलिन के बारे में देखते हैं। एक्रिलिन हम एक किस्म से कह सकते हैं यह एक नकली ऊन होती है। ठीक है, जो बहुत से कपड़े बने होते हैं
जो प्राकृतिक ऊन के जैसे लगते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनमें प्राकृतिक ऊन लगी हो, क्योंकि प्राकृतिक ऊन जो वो महंगी होती है। तो इस कारण जो है वो नकली भी हो सकती है, मतलब वो किससे बनी हो सकती है, एक्रिलिन से भी बनी हो सकती है। ठीक है, एक्रिलिन से बनी वस्तुएं जो है वो सस्ती होती है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत से बनी वस्तुएं महंगी होती है, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत बहुत ही कम है। समझ में आ गया? अब इसके अंदर पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब संश्लेषित रेशे जो है वो, इनके अंदर क्या क्या गुण है, वो हमारे फायदेमंद कितना है, वो हमारे लिए नुकसानदायक कितना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अद्वितीय गुण होते हैं। पहला गुण क्या है इनमें, ये है शीघ्र सूखते हैं। सूख बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो पानी को कम सोखते हैं। फिर आपका अधिक चलाऊ, ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं, मतलब बढ़ते नहीं हैं। तीसरा आपका कम महंगे, मतलब महंगे बहुत ही कम है, प्राकृतिक स्रोतों से जो है बहुत ये आपके सस्ते हैं। ठीक है, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव जो है ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और इनका रख रखाव भी जो है वो आसान है। ठीक है, फिर आपका आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है आपका, आपने घर पे जो बहुत सारे प्लास्टिक की वस्तुएं देखी होगी, जैसे बाल्टी होता है, टब, और जो है पेन भी आपका प्लास्टिक का होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक किस तरह से बनती है, जो सिंपल आपके प्राकृतिक चीज़ें होती है वो, उनके अंदर क्या होता है आपका सिंगल आबंध होता है, आपका एक रेखीय आबंध कहते हैं जिसे। लेकिन प्लास्टिक जब बनाते हैं वो कैसे बनती है, उसके अंदर आपका जिन परमाणुओं का, जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके अंदर तिर्यक आबंध होता है। तो इस कारण जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, प्लास्टिक जो आपकी बाकी जो रेशे होते हैं उनसे काफ़ी मजबूत होती है, क्योंकि इसके अंदर तिर्यक आबंध होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसके अंदर। प्लास्टिक का फ़ायदा क्या है, इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है, इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है, और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है। मतलब अगर हमने प्लास्टिक का कोई सामान लिया है, वो टूट जाता है, तो हम जो है उसको बेच सकते हैं। उसका पुनर्चक्रण मतलब उसको पिघला के दोबारा कोई और पदार्थ बनाया जा सकता है, ये आपका पुनर्चक्रण होता है। इसे बेलनाकार चदरों में भी बदला जा सकता है, और इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। ये इसके उपयोग हैं, जिसमें दिखा रखी कुछ चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी हुई है। ठीक है, अब आगे आपका आता है कि कुछ प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, हम उनको मोड़ के देखेंगे तो कुछ तो आपके मुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो मुड़ते नहीं हैं। तो इनका कारण क्या है, इनका कारण है ये देखो, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ठीक, पॉलीथीन और पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन हम लेते हैं बाज़ार से, जिनके अंदर सामान लेके आते हैं, तो आसानी से हम उनको मोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक जो होती है थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं, और वो गर्म करेंगे तो पिघल भी जाएंगे। दूसरी ओर अगर आपका आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो क्या होती है, कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जो एक बार सांचे में डाल दिए जाने के बाद जो है उन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ऐसे आपने देखे होंगे, जैसे कुछ इंजन वगैरह के पार्ट होते हैं जो मतलब बहुत हार्ड प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक पाइपें भी आती हैं। ठीक है, तो कुछ एक प्लास्टिक उनको गर्म करके हम नरम नहीं कर सकते या उनको दूसरा रूप नहीं दे सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसके उदाहरण दिखा रखे हैं, कौन से, बेकेलाइट और मेलामाइन। एग्जाम में आपका आ सकता है कि प्लास्टिक कितनी टाइप की होती है, या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कोई दो एग्जाम्पल बताओ, तो उनके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर इसके और गुणधर्म क्या है, बेकेलाइट जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, इस कारण यह जो है बिजली के स्विच, बर्तन और इस तरह की चीज़ें बनाने के जो काम आते हैं। ठीक है, बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और मेलामाइन क्या एक बहुत उपयोगी पदार्थ है,
ये आग का प्रतिरोधक है, इसलिए ये इसे आग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ऐसे मतलब वस्त्र बनाए जाते हैं जिनको आग को रोकने के लिए हम इसका उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और एक इनके अंदर गुण क्या है मेलामाइन के अंदर, ये बाकी प्लास्टिकों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा जो सहन कर सकता है। ठीक है। इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, फसलें की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगर हम कुछ ऐसे कपड़े बना ले मेलामाइन से, तो मेलामाइन क्या होता है, आग का प्रतिरोधी होता है। ठीक है। तो आग लग जाए तो वो कपड़े जो जलेंगे नहीं और हम जो वो बच जाएंगे। ठीक है। नीचे इसमें दिखा रखा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं, प्लेट वगैरह दिखा रखी है नीचे। फिर आपका थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ये नीचे और दिखा रखी है आपकी। ठीक है। फिर आपका आता है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक जो है हमें क्यों मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इनके अंदर जो है क्या गुणधर्म है इसमें, या हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बता रखा है। क्या है, प्लास्टिक जो होता है उनको हम दूध, दही या फिर अचार जो है, सूखे मेवे, उनको जो है रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, पात्र होते हैं, उनके अंदर हम ये चीज़ रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इनका एक तो भार जो है बिल्कुल ही हल्का होता है, ये कम कीमत के होते हैं और उनका सामर्थ्य भी अलग अधिक होता है, मतलब ये काफ़ी दिनों तक जो टूटते नहीं हैं और इनमें वस्तुएं ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होती। ठीक है। और इनके हल्के होने के कारण जो इनका इस्तेमाल कारों में, वायुयानों में और अंतरिक्ष यानों में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक। और इससे हम और क्या बना सकते हैं, चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं भी हम इससे जो है बना सकते हैं। फिर आगे इसके बारे में और अभिलक्षण पढ़ते हैं। वो क्या, आपकी पहला आपका प्लास्टिक जो वो अनविक्रियाशील है। ठीक है। अनविक्रियाशील का मतलब क्या है कि जो लोहे की कोई भी वस्तु होती है वो अगर हम बाहर हम नमी के अंदर छोड़ देंगे तो हवा और नमी के कारण जो वो खराब हो जाएगी, उनके जंग लग जाएगा। लेकिन प्लास्टिक का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। प्लास्टिक जो वो बहुत ही कम क्रियाशील है, मतलब विक्रिया नहीं करती किसी के साथ। अगर उसको बाहर रख देंगे नमी में भी या बारिश में भी तो आसानी से ख़राब नहीं होती। ठीक है। वो काफ़ी टाइम तक जो वो चलती है, ये इसका फ़ायदा है। फिर आपका आता है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। ये मैंने आपको बता दिया है कि प्लास्टिक हल्का होता है, मजबूत होता है और बहुत लंबे समय तक जो आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आपका आता है प्लास्टिक कुचालक है। कुचालक क्या होता है, एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। सुचालक क्या होता है, सुचालक वो होता है जो, सुचालक का मतलब सुविधा बनाना, या सुचालक मतलब जो अपने अंदर से बिजली को जाने दे उसे हम कहते हैं सुचालक। और कुचालक मतलब जो अपने अंदर से बिजली को ना जाने दे उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक। प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इस कारण प्लास्टिक से क्या बनाए जाते हैं, बिजली के तार। ठीक है। और बिजली के तार जो है वो प्लास्टिक के आवरण से ढके जाते हैं। ठीक है। तो उस कारण जो वो बिजली जो है वो हम अगर हम उसको पकड़ेंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा, हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि बिजली तार के ऊपर हमने प्लास्टिक का जो वो आवरण लगा दिया है। ठीक है। और इस कारण पात्रों के जो है हत्थे भी बनाए जाते हैं। अपने घर पे देखा हो, पतीला जो होता है उसका जो हत्था होता है पकड़ने का, वो किसका बनाता है, प्लास्टिक का। क्यों, क्योंकि लो जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक गर्म नहीं होता और आगे ऊष्मा को नहीं जाने देता। तो इस कारण हम उसको जलते हुए गैस के ऊपर से आसानी से पकड़ के उतार सकते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है इसके अंदर प्लास्टिक और पर्यावरण, मतलब प्लास्टिक जो है पर्यावरण के बीच में, पर्यावरण के लिए ये सही है या गलत है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं दो चीज़ें, वो क्या है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं, वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु आदि द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय। और वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है सरलता से अपघटित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय। जैसे कि अगर हम बाहर रोटी डाल देते हैं, ठीक है,
तो वो 1 या 2 दिन में जो वहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर बाहर हम प्लास्टिक रख देते हैं तो वो क्या होगा, आपका जल्दी से नहीं गलेगी, वो बहुत दिनों तक वहीं पड़ी रहेगी। आपने देखा होगा प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें जो बाहर बहुत टाइम तक पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो वो क्यों पड़ी रहती है, क्योंकि जीवाणु उनको ख़त्म नहीं कर पाते, उनका जैव जो आपका निम्नीकरण नहीं हो पाता, ठीक है। मतलब वो गलती सड़ती नहीं है। बाहर आप फूल फेंक दो, ठीक है, ब्रेड फेंक दो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी अपघटित हो जाती है, मतलब जीवाणु उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो जिन चीज़ों को जीवाणु फड़ा के गला के ख़त्म कर देते हैं वो आपकी जैव निम्नीकरणीय है, और जिनको गला के और फड़ा के ख़त्म नहीं कर पाते वो क्या आपकी जैव अनिम्नीकरणीय है। तो इसमें प्लास्टिक क्या आपका जैव अनिम्नीकरणीय है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम प्लास्टिक हम बाहर फेंकते जाएंगे तो जैव अनिम्नीकरण होने के कारण जो है वो गले फिरेगी नहीं, और बाहर आपका कूड़ा बढ़ता जाएगा, तो जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, ठीक है। तो हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या तो ये करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करके उसको जो है पुनर्चक्रण के लिए बेच दें या उसका पुनर्चक्रण करवाएं, ठीक है। या फिर हम प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल ही ना करें, ठीक है। ये आपका हो सकता है। नीचे इसमें दिखा रखा भी कौन सी चीज़ कितने दिनों में आपकी जो है ख़त्म हो सकती है या अपघटित हो सकती है, वो जैव निम्नीकरणीय है या जैव अनिम्नीकरणीय, उसके बारे में हम बताएंगे। सब्जी या फल के छिलके जो होते हैं, पहला इसमें दिखा रखा है सब्जी और फल के छिलके, वो आपके 2-3 दिनों में जो आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो 1 से 2 सप्ताह के बीच में ख़त्म हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय, ठीक। फिर आपका आता है कागज़। कागज़ होता है वो 10 से 30 दिन के अंदर जो वो अपघटित हो जाता है, वो भी आपका जैव निम्नीकरणीय के अंदर ही आएगा। फिर आपका आता है सूती कपड़ा, ये भी 2 से 5 माह के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय। इस तरह लकड़ी है, ऊनी वस्त्र है, ये आपके सारे जैव निम्नीकरण के अंदर आएंगे। फिर आपका आता है इसमें टीन, एल्यूमिनियम, अन्य धातु के डिब्बे, वो आपके 100 से 500 सालों तक जो वो ख़त्म नहीं होते, ये आपके जैव अनिम्नीकरण के अंदर आते हैं। इस तरह प्लास्टिक की थैलियाँ वो भी आपकी जैव अनिम्नीकरण के अंदर आएंगी, ठीक। फिर इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, वो क्या है आपका 4R सिद्धांत। 4R सिद्धांत क्या है, 4R सिद्धांत का मतलब है कि 4R, और चारों R किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला आपका रीड्यूस, मतलब उपयोग कम करिए, जो चीज़ अनिम्नीकरणीय है प्लास्टिक जैसे अनिम्नीय, उनका इस्तेमाल कम करो। फिर आपका आता है रीयूज, मतलब उसका दोबारा इस्तेमाल करो, ठीक है। मतलब आपने जो प्लास्टिक की बोतल से आपने जो है कोल्ड ड्रिंक लिया, पानी लिया, वो आपने पी के वो बोतल को फेंको मत, उसको घर पे किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करो, उसमें तेल डाल लो, घी डाल लो, या उसका जो है दोबारा इस्तेमाल करो, ठीक है। फिर आपका आता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब उसका रिसाइकल करो, मतलब जो है प्लास्टिक जो भी चीज़ें आप लाते हो घर पे इकट्ठी हो जाती है, तो उनको बेचो, बेचने के कारण जो उनका जो है रिसाइकल होगा फैक्ट्री के अंदर, और फिर से उसके नए आपके जो है बर्तन बन के आएंगे, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपका आता है रिकवर। रिकवर मतलब क्या होता है, मतलब पुनः प्राप्त करिए, जो आपका रिसाइकिल होने के बाद जो उन चीज़ों को आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, ठीक है। इस कारण आपके 4R सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम जो है पर्यावरण के अंदर सहयोग दे सकते हैं, और प्लास्टिक को जो है वो बुरे इसके गुणों को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अभी पीछे जो है कई जगह, बहुत सी जगह जो प्लास्टिक को बैन कर रखा है, तो इसीलिए बैन कर रखा है ताकि प्लास्टिक से जो पर्यावरण जो आपका उसको नुकसान ना हो। और यह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पीछे मैंने पहले आपको बता रखा है, पूरे चैप्टर का सारांश होता है, ठीक है। तो ये आपका मेन होता है, अगर ये एक पेज ही पढ़ लेते हो अच्छी तरह से, तो उसका पूरा चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाएगा।
तो इसमें प्रमुख संबंध दिखा रखे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्रिलिन, कृत्रिम रेशे, नायलॉन, प्लास्टिक, ये सारे जो है इन आपको पता होना चाहिए। तो आपका होमवर्क यही है कि ये सारे जितने भी दे रखे हैं इनकी डेफिनेशन आप लिखोगे, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन जो है कुछ एक की बार दे भी रखी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। और हो सकता है तो आगे अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।